मोस्टली लोगों को ऐसा ही लगता है कि जिस नेता को वो पसंद करते हैं उनका वोट डायरेक्टली उसी नेता को जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के दो सदन हैं। लोकसभा के एमपी को जनता इलेक्ट करती है, लेकिन राज्यसभा के एमपी को सरकार भेजती है। पर ऐसा क्यों? 3 जून 2024 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 64 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने वोट किया है। 140 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश में और 96 करोड़ से भी ज़्यादा एलिजिबल वोटर्स हैं। वोटर टर्नआउट रेट लगभग 66% का रहा है इस बार। अब इस डेटा को देख के ये तो पता चलता है कि काफ़ी सारे लोग अब पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं, लेकिन अभी भी एक चीज़ की कमी दिखती है, वो है पॉलिटिक्स की बेसिक नॉलेज। जैसे एमपी और एमएलए में क्या फ़र्क होता है, डिस्ट्रिक्ट और कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या फ़र्क होता है, और भी ऐसे ढेर सारे कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसका नाम है पॉलिटिकल डेजिग्नेशन। अब मेन टॉपिक पे आने से पहले मुझे आपको कुछ और कॉन्सेप्ट भी समझाने होंगे जिससे आप डेजिग्नेशंस को बेटर तरह से समझ पाओगे। जिसमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्शन। हमारे देश में अलग अलग लेवल पर चुनाव होते हैं, जैसे नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, म्यूनसिपैलिटी और भी ऐसे बहुत तरह के। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 तरह के चुनाव के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव को लोकसभा का चुनाव भी कहते हैं, जिसमें देश के प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। इस इलेक्शन को हर 5 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव, जिसे विधानसभा का चुनाव भी कहते हैं। इस इलेक्शन में स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। ये चुनाव हर 5 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। कॉन्स्टिट्यूंसीज, जैसे हर स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बेटर तरह से काम कर सके, वैसे ही सभी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसी में भी डिवाइड करा जाता है ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस और रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर सके। ज़्यादा लोग अपने पसंद के व्यक्ति को चुन सकें और वो व्यक्ति पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में जाके उन लोगों को रिप्रेजेंट करे, उनके मुद्दे उठाए, उनकी आवाज़ को असेंबली में रखे। पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करने का काम एक कमीशन करता है जिसका नाम है डिलिमिटेशन कमीशन। इस कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसीज को पॉपुलेशन और ज्योग्राफी एरिया के बेसिस पर डिवाइड करा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेयर चांस मिले अपने पसंद के नेता को इलेक्ट करने का। कॉन्स्टिट्यूंसीज भी 2 तरह की होती है, पहले लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी और दूसरी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी। जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तब लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से वोटिंग की जाती है और लोकसभा कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतने वाले कैंडिडेट को एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। सेम इसी तरह जब स्टेट में विधानसभा के इलेक्शन होते हैं तब विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से वोटिंग की जाती है और हर एक विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतने वाले कैंडिडेट को एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने कैंडिडेट्स को चुनाव लड़वाती है। हर पार्टी अपना एक एक कैंडिडेट चुनाव में भेजती है और जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट जीत जाता है। सीट का सिंपल सा मतलब है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीता गया कैंडिडेट अब जिस डेजिग्नेशन को संभालेगा उस डेजिग्नेशन को सीट कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी बराबर होती है सीट के नंबर के। फॉर एग्ज़ाम्पल हरियाणा में विधानसभा की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसका मतलब है जब हरियाणा में विधानसभा के इलेक्शन होंगे तब वहाँ 90 सीट पर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी कि वहाँ पर टोटल 90 एमएलए बनेंगे। विनिंग क्राइटेरिया बहुत सिंपल होता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स को डिवाइड करा जाता है 2 से और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे राउंड अप भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, यानी कि वहाँ पर टोटल 403 सीट्स पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब यहाँ पर विनिंग क्राइटेरिया या बहुमत होगा 201.5। 0.5 को हम कैसे काउंट करें तो यहाँ पर राउंड अप किया जाएगा जिससे ये बहुमत बनेगा 202 सीट्स का। मतलब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की टोटल 202 सीट्स पर जो भी पार्टी जीत जाएगी वो पार्टी पावर में आ जाएगी। पहले समझते हैं स्टेट गवर्नमेंट के डेजिग्नेशंस को। जब भी विधानसभा के इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं तब सभी वोटर्स पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट अपने पसंद की पार्टी को दे देते हैं। बट यहाँ पर एक कैच है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने वाले सभी कैंडिडेट्स में से किसी एक को चुनते हैं और उसे एमएलए बना देते हैं। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए को चुनते हैं, ना कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर को। जिस भी पार्टी या गठबंधन को मेजॉरिटी सीट्स मिलती हैं वो पावर में आ जाती है।
उस पार्टी या गठबंधन के एमएलए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर आपस में एक कॉमन एमएलए को सेलेक्ट करते हैं। उस स्टेट के गवर्नर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर देते हैं। चीफ मिनिस्टर का चेहरा आमतौर पे पार्टी लीडर ही होता है। अपॉइंट किए गए सीएम के पास एक लिस्ट होती है जिसमें सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम लिखे होते हैं कि कौन सा मिनिस्टर कौन सी स्टेट मिनिस्ट्री को संभालेगा। एमएलए का सिंपल सा मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए का मेन काम होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को स्टेट असेंबली में जाकर रिप्रेजेंट करना और उनकी प्रॉब्लम्स को लीगली सॉल्व करना। स्टेट में जो भी कानून बनाए जाते हैं उन्हें बनाने में एमएलए एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। स्टेट रिलेटेड जितने भी कानून बनाए जाते हैं उनके पास होने या ना होने की जिम्मेदारी भी एमएलए की ही होती है। इनका टेन्योर 5 साल का होता है जब तक अगले विधानसभा के इलेक्शन नहीं हो जाते। अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसे लीगली सॉल्व करने का काम एमएलए का ही होता है। चीफ मिनिस्टर सीएम को इलेक्ट कैसे किया जाता है ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। सीएम को अपॉइंट करने का काम स्टेट गवर्नर का होता है। गवर्नर की बात अभी हम आगे करेंगे। सीएम को हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है तो सबसे ज़्यादा बैकलैश भी सीएम को ही फेस करना पड़ता है क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट का हेड है। सरकार जो भी पॉलिसीज़ बनाती है उन्हें इम्प्लीमेंट और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी सीएम की ही होती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हर स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम भी सीएम करते हैं। स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी सीएम को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, फिर चाहे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा परफॉर्म करे या बुरा। सीएम का टेन्योर भी 5 साल का ही होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप। मिनिस्टर्स का एक ग्रुप जो अलग अलग स्टेट मिनिस्ट्रीज को संभालेंगे, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और भी ऐसी दूसरे मिनिस्ट्रीज। इस काउंसिल में भी अब 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स स्टेट मिनिस्ट्रीज के हेड होते हैं। मेजर डिसीजन मेकिंग पावर भी इन्हीं के पास होती है अपनी अपनी रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज की। अपनी अपनी मिनिस्ट्री से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना, ये सारे काम कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर होते हैं। दूसरे होते हैं स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करने का काम करते हैं। कभी कभी इन्हें कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भी ऑफर कर दिया जाता है अंडर सम स्पेसिफिक मिनिस्ट्री। और तीसरे होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। डिप्टी मिनिस्टर असिस्ट करते हैं स्टेट मिनिस्टर्स को। इन्हें कोई डिपार्टमेंट ऑफर नहीं किया जाता। इनका टेन्योर भी 5 साल का ही होता है। गवर्नर एक ब्रिज की तरह होता है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर का मेन काम होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट पे नज़र रखे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत रहकर काम कर रही है या नहीं, कहीं स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वायलेट तो नहीं कर रही। गवर्नर का टेन्योर भी 5 साल का ही होता है, जस्ट लाइक अदर्स। गवर्नर होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक पॉलिटिशियन ही हो। गवर्नर का बैकग्राउंड नॉन पॉलिटिकल भी हो सकता है, जस्ट लाइक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर। ये कुछ डेजिग्नेशंस थे जिनसे हम डील करते हैं डे टू डे लाइफ में। और भी काफ़ी सारे डेजिग्नेशंस होते हैं बट एक आम आदमी का उनसे जनरली काम पड़ता नहीं है, इसलिए हम इस वीडियो में उनकी बात नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के डेजिग्नेशंस को भी। एमपी। जब भी देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं तब हम सब मिलकर अपनी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी से एक कैंडिडेट को जिताकर एमपी बना देते हैं, यानी कि हम लोकसभा में वोट देकर अपना एमपी चुनते हैं, ना कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर। एमपी भी सेम काम करता है जस्ट लाइक एमएलए बट एट नेशनल लेवल। एमपी का टेन्योर 5 साल का होता है। पूरे देश के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उनमें एमपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पार्लियामेंट में अलग अलग मुद्दों को लेकर डिबेट करना, डिस्कस करना, ये एमपी का एक आम दिन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब अमेंडमेंट किया जाता है तब सभी एमपी से वोटिंग कराई जाती है। हर साल देश का बजट आता है, उसे भी अप्रूव या डिसअप्रूव करने का काम भी एमपी करते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग काम जो सभी एमपीज़ करते हैं वो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने का काम भी एमपी ही करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को तो हम सब भली भांति जानते हैं। देश में कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी अक्सर हम प्राइम मिनिस्टर को ही देते हैं। पावर में आए हर एक एमपी अपना एक कॉमन व्यक्ति चुनते हैं लोकसभा में जाकर। पीएम को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। हर एक चीज़ की जिम्मेदारी पीएम की होती है क्योंकि पीएम हेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। देश को ग्लोबली रिप्रेजेंट करना, देश की एक अच्छी छवि बनाना पीएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। इन शॉर्ट एक लाइन में कहूँ तो देश में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हर चीज़ की जिम्मेदारी देश के प्राइम मिनिस्टर को ही दी जाती है। जितनी तारीफ और बुराई एक प्राइम मिनिस्टर की होती है उतनी और किसी भी पॉलिटिशियन की नहीं होती।
आखिरी पॉलिटिकल डेजिग्नेशन जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी सेम काम करते हैं बट एट नेशनल लेवल, जस्ट लाइक स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर्स। डिफेंस, फाइनेंस, होम, रेलवे, अर्थ, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा से रिलेटेड मिनिस्ट्रीज को हेड करते हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। इन मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेजिग्नेशंस। बहुत सारे और भी पॉलिटिकल डेजिग्नेशंस होते हैं बट मैंने उन्हें कवर नहीं किया क्योंकि जनरली हमें उनसे काम पड़ता नहीं है और उन चेहरों को हम जनरली न्यूज़ चैनल्स पे देखते भी नहीं हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी डेजिग्नेशंस को आप जनरली न्यूज़ चैनल्स, अखबारों में, सोशल मीडिया में देखते ही हो। बाकी आई होप आपको कुछ नॉलेज मिली हो। ऑल्दो ये वीडियो बहुत ही बेसिक सी थी बट मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि काफ़ी सारे लोग इन्हें ठीक से नहीं जानते। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।